नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण सूचना सीआरपीएफ से रिलेटेड। सीआरपीएफ की स्पोर्ट्स कोटा के अंदर में रिक्रूटमेंट आई है 2024 के लिए। ठीक है, सीआरपीएफ मतलब सेंट्रल रिजर्व पुलिस सर्विस। इनकी वैकेंसी आई है, 169 वैकेंसियाँ हैं। वैकेंसी की जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो ये है। इसमें एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है स्पोर्ट पर्सन के लिए जो फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी के लिए अंडर स्पोर्ट्स कोटा 2024 इन सीआरपीएफ। एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। मेल और फीमेल दोनों कैटेगरियां इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। ये यहाँ पर लाइन यहाँ पर दी गई है। एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स। इसको अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों ही लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 169 वैकेंसीज है फॉर द नॉन गजेटेड एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए आया है कांस्टेबल की जनरल ड्यूटी के लिए। ग्रुप सी में ये वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी मेड परमानेंट इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा की ये वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जो वैकेंसी का जो मोड रहेगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन अलाउड किए जाएंगे। और ये 16 जनवरी से फॉर्म आपका भरना शुरू हो जाएगा सुबह 9 बजे से, यानी आज से ये फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया है। एंड विल बी क्लोज ऑन 15 फरवरी। 15 फरवरी को ये रात 12 बजे तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसकी डिटेल नोटिफिकेशन हम देखेंगे। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सूचना ये है कि वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वैकेंसीज़ की नोटिफिकेशन होगी, नई वैकेंसीज़ की या आपके फिलअप किए गए फॉर्म्स की अपडेट आप तक तुरंत पहुंच सके। तो देखते हैं आज का जो कंटेंट रहने वाला है वो कंटेंट क्या रहेगा। आज की नोटिफिकेशन में हम देखेंगे कि एज लिमिट यानी आयु सीमा क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, क्या डिमांड रखी गई है, एग्ज़ाम पैटर्न आपका क्या रहेगा। ठीक है, यानी परीक्षा का जो अगर होगा तो उसका प्रतिरूप क्या रहेगा, एप्लीकेशन की डेट के कौन सी यानी आवेदन की तिथि और आवेदन की अंतिम तिथि, आपकी फॉर्म फीस कितनी रहेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, किन लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज की ये वीडियो रहने वाली है। तो चलिए देखते हैं डिटेल नोटिफिकेशन। ये है डिटेल एडवर्टीजमेंट। ठीक है, जो अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो रिक्रूटमेंट ऑफ द मेरिटेरियस स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी आई है। एप्लीकेशन का मैंने आपको बता दिया। नंबर ऑफ वैकेंसी 169 वैकेंसीज आपकी रहने वाली है। ग्रुप सी के अंडर में वैकेंसी आएगी। आवेदन की तिथि आपकी यानी एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगे 16 जनवरी 2024 से सुबह 9 बजे से और क्लोज होगा 15 फरवरी 2024 रात 12 बजे। यहाँ पे डिटेल वैकेंसी की ये है कि कौन कौन से इवेंट्स के लिए ये वैकेंसीज निकली है, डिसिप्लिन क्या क्या है। तो जिम्नास्टिक, जूडो, वुशु, शूटिंग, बॉक्सिंग, एथलेटिक्स और आर्चरी, रेसलिंग, फ्री स्टाइल, ग्रीको रोमन, ताइक्वांडो, वाटर स्पोर्ट्स, कायाक, कॉनियो, रोविंग, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, स्विमिंग, डाइविंग, ट्रायथलॉन, कराटे, योगा, इक्वेस्ट्रियन, याक्टिंग, आइस हॉकी, आइस स्केटिंग एंड आइस स्कीइंग, इन सभी स्पोर्ट्स के लिए वैकेंसीज आई हैं। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरीज के लोग इसका फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल और वीडियो के लिंक में मिल जाएगा कि किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज आई हैं, मेल फीमेल के लिए कितनी आई हैं। यहाँ पे सबसे पहला डिसिप्लिन है जिम्नास्टिक, जिसमें ऑलराउंडर, फ्लोर एक्सरसाइज, पोमल हॉर्स, रिंग्स, वॉल्टिंग, टेबल, पैरेलल बार्स, हॉरिजॉन्टल बार, इन सभी के लिए वैकेंसी आई है। ठीक है, जूडो में आपका वेट के हिसाब से है 52 किलोग्राम, 57, 60, 63, 66, 73। इसके बाद वुशु की भी के वेट के हिसाब से हैं। ये सारी वैकेंसीज़ की डिटेल यहाँ पर दी गई हैं। तो जिन लोगों को अप्लाई करना है, जो इसके एप्लीकेबल हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फॉर्म कैसे भरना है आप लोगों को, यहाँ पे ये एक वेबसाइट दे रखी है recruitment.crpf.gov.in। इस वेबसाइट पर जा कर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि पे स्केल जो रहेगा वो 7th CPC पे मैट्रिक्स रहेगा आपका। कांस्टेबल की वैकेंसी है जनरल ड्यूटी के लिए। बेसिक पे रहेगा आपका लेवल 3 में ₹21,700 से लेकर के 69,100 रुपीज़, यानी 21,700 से लेकर के लगभग 69,100 रुपये रहेगा, यानी 70,000 तक आपकी सैलरी जाएगी। अदर अलाउंस आपको मिलेंगे ही। ठीक है, अपॉइंटमेंट के बाद में
इसके बाद में यहाँ पे दिया गया एलिजिबिलिटी यानी कंडीशंस क्या हैं, आपकी योग्यता क्या है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो कांस्टेबल की जो जनरल ड्यूटी स्पोर्ट्स पर्सन है उसमें एज आपका 18 से 23 मांगा गया है। रिलैक्सेशन मिलेगा आपके रिक्रूटमेंट रूल के हिसाब से, एससी कैटेगरीज को, एसटी कैटेगरीज को, ओबीसी को जो रिलैक्सेशन मिलता है। तो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है 10th होना चाहिए आपको, मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, ठीक है। तो 10वीं पास अगर आप हैं और स्पोर्ट कोटा के अंडर में आते हैं, 18 से 23 साल की आपकी उम्र है और आपने कोई भी नेशनल लेवल का जो गेम है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, मीन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ मेरिट हु हैव रिप्रेजेंटेड ए स्टेट, आपने एक स्टेट को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, या फिर कंट्री को किसी भी रिकॉग्नाइज्ड नेशनल रेप्यूटेड गेम्स में या चैम्पियनशिप में, वो आपकी जूनियर हो सकती है, सीनियर हो सकती है, या इंटरनेशनल रेप्यूट चैम्पियनशिप आपने उसमें पार्टिसिपेशन किया है किसी फेडरेशन के अंडर में, किसी एसोसिएशन के अंडर में ये हुई हो, ठीक है, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और कंडक्टेड बाय द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो गेम हुए हैं उसमें आपने पार्टिसिपेट किया हो ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, यानी 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक आपने पार्टिसिपेट किया हो, या फिर स्पोर्ट पर्सन ऑफ मेरिट जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इन ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया है, कंडक्टेड, और ये जो गेम्स रहेंगे, टूर्नामेंट्स रहेंगे, वो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यानी एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ ने इन पिछले 3 सालों में कंडक्ट करवाया हो और आपने अपने यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट किया हो, या फिर स्पोर्ट्स पर्सन हैं आप जिन्होंने अपने स्टेट या स्कूल टीम को एक नेशनल स्कूल गेम्स के जरिए जो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है उन्होंने कोई स्पोर्ट्स कंडक्ट करवाए हों और वहाँ पर आपने अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया हो पिछले 3 सालों में, ठीक है, तो केवल आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एक्सेप्ट किया जाएगा एज ए प्रूफ ऑफ एज ऑफ द कैंडिडेट, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं एज रिलैक्सेशन की जहाँ तक बात है, तो 18 से 23 साल के अगर आप हैं तो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कट ऑफ जो डेट रहेगी एज मापने की वो 15 फरवरी 2024 रहेगी, यानी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो आखिरी डेट ही आपकी मान्य रहेगी आपकी एज काउंट करने के लिए। अपर एज है जो उसमें 5 साल की छूट मिलेगी, जो एडिशनल कैटेगरीज है मतलब एडिशनल 5 ईयर्स की छूट मिलेगी अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी के हैं या फिर ओबीसी और नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ठीक है, बाय 3 ईयर्स की इनको छूट मिलेगी, 5 + 3 ईयर्स = 8 ईयर्स की इनको छूट मिलेगी, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे क्या है। द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर 5 ईयर्स टू अनरिजर्व कैटेगरी, जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, ठीक है, उनको 5 साल की छूट दी गई है, और एससी कैटेगरी को उसमें 5 और जोड़ लीजिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 5 और प्लस में 3 उन लोगों के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं, यानी उनको 8 साल की छूट मिलेगी। इसके बाद में अपर एज लिमिट की में 5 साल की छूट मिलेगी उन लोगों को जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं और विद 3 ईयर्स कॉन्टीन्यूस उन्होंने सर्विस किया है, और इन एडिशन 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को मिलेगा, एंड 3 ईयर्स ओबीसी के लोगों को मिलेगा जिन्होंने हु कम्पीट अलोंग विद कैंडिडेट फ्रॉम ओपन रिक्रूटमेंट से जो लोग आए हैं उनके साथ में जो कम्पीट कर रहे हैं और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। डेट के बारे में आपको बता दिया, डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी और मैट्रिकुलेशन सब के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग रहेगी, ठीक है। एज रिलैक्सेशन अगर किसी को चाहिए है तो अपने सर्टिफिकेट आपको सबमिट कराना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जहाँ पर बात की जाएगी तो द रिजर्वेशन फॉर ईडब्ल्यूएस टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन फॉर एससी कैटेगरीज, एसटीज एंड ओबीसी विल बी एडमिसेबल एज पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ऑफिस। मेमोरेंडम यहाँ पे दिया गया है। तो जैसा कि आपको पता ही है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को 10% की रिजर्वेशन छूट मिलती है, तो वही आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन की। तो ओनली दोज प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड और वॉन मेडल्स, जिन्होंने जीते हैं इन द लेवल्स ऑफ कॉम्पिटिशन मेंशन इन टेबल बिलो। यहाँ पे एक टेबल दे रखी है, उस टेबल के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया है, अगर आपने ओलंपिक गेम्स जीते हैं, चाहे वो समर के हैं या फिर विंटर के हैं, और आपने उसमें गोल्ड मेडल जीता है तो आपको 100 नंबर मिलेंगे। अगर आपने सिल्वर मेडल जीता है तो आपको 96 नंबर मिलेंगे। अगर आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो आपको 92 नंबर मिलेंगे। और मार्क्स फॉर, और अगर आपने केवल वहाँ पर पार्टिसिपेशन किया है और अनफॉर्चुनेटली आप कोई
मेडल नहीं जीत पाए हैं तो आपको 80 नंबर मिलेंगे। अब बात करते हैं दूसरी चैंपियनशिप की। वर्ल्ड चैंपियनशिप या वर्ल्ड कप में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है और गोल्ड मेडल लेकर के आप आए हैं तो आपको 90 नंबर मिलेंगे। सिल्वर मेडल जीता है तो 86 नंबर, ब्रॉन्ज मेडल है तो 82 नंबर, और पार्टिसिपेशन के लिए आपको 70 नंबर दिए जाएंगे। एशियन गेम्स या कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछले 4 सालों के दौरान जो हुए हैं उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो और आप गोल्ड मेडल जीत कर आते हैं तो आपको 80 नंबर मिलेंगे। सिल्वर मेडल जीत के आए तो 76 मिलेंगे, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आए तो 72 मिलेंगे, और फिर अगर यहाँ पे भी अगर आपने केवल पार्टिसिपेशन किया है तो 60 नंबर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब चौथे नंबर पे है एशियन चैम्पियनशिप कप या फिर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप आपने जीती है और गोल्ड मेडल लेके आए तो 70 नंबर, सिल्वर मेडल के लिए 66 नंबर, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 62 नंबर, और पार्टिसिपेशन के लिए आपको 50 नंबर मिलेंगे। यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए आपको अगर आपने गोल्ड जीता है तो 60 नंबर, सिल्वर मेडल के लिए 56 नंबर, ब्रॉन्ज मेडल के लिए 52 नंबर, और पार्टिसिपेशन के लिए 40 नंबर मिलेंगे। यूथ के जो गेम्स होते हैं जिसमें आपने जूनियर एशियन चैम्पियनशिप या फिर जूनियर कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप आपने जीती है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप तो 50 नंबर, सिल्वर मेडलिस्ट है तो 46 नंबर, ब्रॉन्ज है तो 42, और पार्टिसिपेशन के लिए आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद में SAF के जो गेम्स हैं या फिर एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो रिकॉग्नाइज्ड किए गए हैं बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, विद मिनिमम पार्टिसिपेशन होगा जिसमें 7 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है और वहाँ पर आपने नेशनल लेवल के कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और गोल्ड मेडलिस्ट आप हैं तो आपको 40 नंबर मिलेंगे, सिल्वर मेडलिस्ट है तो 36 नंबर, ब्रॉन्ज है तो 32, और पार्टिसिपेशन के लिए 26 मार्क्स आपको मिलेंगे। इसके बाद में नेशनल गेम्स हैं जो सीनियर एंड जूनियर के होते हैं, उसमें अगर आपने पार्टिसिपेट किया है, अगर आपने इंडिविजुअल तौर पे वो मेडल जीता है गोल्ड तो आपको 30 नंबर, और टीम अगर मेडल के टीम के साथ में अगर आपने मेडल जीता है तो आपको 26 नंबर मिलेंगे अगर आपने गोल्ड जीता है तो। सिल्वर में अगर आप इंडिविजुअल खेलें तो 26 नंबर और टीम के साथ खेलें तो 22 नंबर। फिर इंडिविजुअल मेडल अगर आपने ब्रॉन्ज लिया है तो 22 नंबर और टीम के साथ है तो 18 नंबर आपको मिलेंगे। फिर यूथ या जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप अगर आपने जीती है, इंडिविजुअल मेडल आपका रहेगा गोल्ड तो 20 नंबर, और इसके बाद में सिल्वर रहेगा तो 16 नंबर, ब्रॉन्ज है तो 12 नंबर। पार्टिसिपेशन के लिए कोई मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। टीम में अगर आपने खेला है तो उसमें 16 नंबर गोल्ड के लिए, 12 नंबर सिल्वर के लिए और 8 नंबर मिलेंगे ब्रॉन्ज के लिए। पार्टिसिपेशन का यहाँ पर भी कोई मार्क्स नहीं दिया गया है। अब प्रेफरेंस जिन लोगों को मिलेगी वो ये है कि फर्स्ट प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने इंटरनेशनली लेवल पे, ठीक है, अपने सीनियर हो या जूनियर हो, ठीक है, वहाँ पर सिल्वर या गोल्ड या ब्रॉन्ज जीता है तो पहली प्रायोरिटीज़ उन लोगों को दी जाएगी, ठीक है, विद द क्लियरेंस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। सेकंड प्रेफरेंस उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने हु हैव रिप्रेजेंटेड एंड वॉन मेडल्स और पोजीशन अप टू 3rd प्लेस तक जिन्होंने जीता है सीनियर और जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप या गेम्स में, जो नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन ने गेम ऑर्गेनाइज की है या नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने जो गेम कंडक्ट करवाए हैं और वहाँ पर 3rd प्लेस तक किसी की पोजीशन आई है तो उन लोगों को सेकंड प्रेफरेंस दी जाएगी। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो अप्लाई करने वाले हैं। तो जनरल कैंडिडेट के लिए हाइट होगी मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। चेस्ट रहेगी मेल के लिए जिसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर का तो फुलाव होना चाहिए, यानी 80 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगी गई है। इसके अलावा जो कैंडिडेट हैं जो गढ़वाल से, कुमाऊं से, गोरखा, डोगरा, मराठा या फिर कैंडिडेट हैं स्टेट ऑफ असम से, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर रीजन और जम्मू कश्मीर या लद्दाख से आते हैं तो उनके लिए मेल कैटेगरी में हाइट में 5 सेंटीमीटर की छूट है, यानी 165 सेंटीमीटर तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल यहाँ पर 155 यानी यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का एज रिलैक्सेशन उनके लिए दिया गया है। चेस्ट इन लोगों की मांगी गई है मेल्स के लिए 78 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो कैंडिडेट आते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, यहाँ से जो लोग आते हैं और गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन से जो आते हैं, इन लोगों को की जो हाइट रहेगी मेल कैटेगरी में वो 162 सेंटीमीटर है, 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल के लिए 152.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर चेस्ट 77 सेंटीमीटर इन लोगों के लिए मापी गई है। इसके बाद में कुछ और एरिया दे रखे हैं, या आप डिटेल में पढ़ लेना।
ऑल कैंडिडेट जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेल कैटेगरी में 162 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर की हाइट मानी गई है। इसके बाद में 76 सेंटीमीटर चेस्ट कहा गया है। जो शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आते हैं यानी अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा या फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पर मेल के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर और चेस्ट 76 सेंटीमीटर है। ठीक है, मेडिकल स्टैंडर्ड है यहाँ पे, तो जो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी वही मेडिकल स्टैंडर्ड्स रहेंगे। आई साइट 6/6 होनी चाहिए एंड 6/9 फॉर बोथ आइज विदाउट करेक्शन। ठीक है, यहाँ पे डिटेल्स थी ये इनकी। ठीक है, टैटू वैटू आपका नहीं होना चाहिए। कंटेंट है बीइंग ए सेकुलर कंट्री, तो कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ आवर कंट्री मैन आर टू बी रेस्पेक्टेड एंड दस टैटू डिपिक्टिंग रिलीजियस सिंबल या फिगर्स अगर आपके पास हैं तो एज फॉलोड इन इंडियन आर्मी टू बी परमिटेड, तो वही परमिट किए जा सकते हैं। देख लेना, ये इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अप्लाई करने के लिए रिक्रूटमेंट की ये एक वेबसाइट दी गई है, इस पर जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्म की फ़ीस क्या रहेगी, मोड ऑफ पेमेंट क्या रहेगा, तो फॉर्म की जो फ़ीस है वो है मेल कैंडिडेट जो अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं या ओबीसी, ईडब्ल्यूबीएस, इन सभी लोगों के लिए आपकी 100 रुपये फ़ीस लगेगी। ठीक है, और जो फीमेल हैं उनको फ़ीस से छूट दी गई है, एससी कैटेगरी को छूट है, शेड्यूल ट्राइब्स को भी छूट दी गई है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका रहेगा जो लोगों ने मेडल जीते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2023 तक अगर आपने जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास में हैं, जो मेडल आप लोगों ने जीते हैं, ठीक है, वो उनके सर्टिफिकेट्स आप लोगों को लेकर के जाने हैं। ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स इशू होंगे। ठीक है, उनके ज़रिए आप जो है डॉक्यूमेंट दिखा करके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डिटेल मेडिकेशन होगा एंड देन आपका रिक्रूटमेंट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। उसके बाद में आपका फिजिकल टेस्ट होगा एंड देन आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उनका लेकर जाना होगा। तो ये थी डिटेल नोटिफिकेशन। इसको आप जो लोग भी इसके एप्लीकेबल हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई ज़रूर करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और जो बाकी की डिटेल हैं, ठीक है, वो डिटेल नोटिफिकेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल से भी पढ़ सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।